हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के द हिंदू के हम लोग इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। आज है 5 मई। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में यूजीसी ने एक रेगुलेशन जारी किया है, यूजीसी रेगुलेशन 2025। इसमें यह बताया गया है कि जो भी फॉरेन कंट्रीज से जो बच्चे लोग 12th करके आते हैं, या फिर सपोज करो अपना कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे वो लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें या फिर अंडर ग्रेजुएशन करें, तो उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि उनकी जो भी डिग्री है या फिर जो भी उनका डिप्लोमा है वो इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं, क्या वो इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, वो सर्टिफिकेट अब यूजीसी उनको प्रोवाइड करेगा। तो यूजीसी के जो ये रेगुलेशन है इसके अंतर्गत फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2025 को पास किया गया है, जो कि NEP 2020 में भी बात किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी इसके बारे में बात किया गया है। सपोज़ करो कोई इंडिया का ओरिजिन बाहर जाता है अपनी मतलब कि उसके पेरेंट्स बाहर गए, वो उसने अपनी जो स्कूल की एजुकेशंस है, प्राइमरी एजुकेशंस है, उसने अपना कंप्लीट किया अमेरिका में। अब वो अमेरिका से इंडिया आया। अब वो चाह रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता है तो वहाँ पे एडमिशन हो सके, बट उसके पास जो उसकी 12th की डिग्री है वो यूएस की है। अब यहाँ पे वो एप्लीकेबल है कि नहीं इस के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। तो इस लड़के को पहले यूजीसी के इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यूजीसी अप्रूवल देगा। वो अप्रूवल एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होगा और ये सर्टिफिकेट लेके वो यूजीसी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने बताया, ये जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस है, ये जो पोर्टल है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, वो ये देखेगा जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है क्या इंडियन क्वालिफिकेशंस के बराबर है कि नहीं, क्या इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स है उसके नॉर्म्स को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो भी स्टूडेंट होगा वो हायर एजुकेशन, रिसर्च या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर यूजीसी का कोई पोस्ट निकला जैसे वाइस चांसलर हो गया, ठीक है, या फिर सपोज करो प्रोफेसर, टीचर, जो भी पोस्ट होगा वहाँ पे ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, वो ये सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा। अब डिटेल मैनर में समझते हैं। देखिए, हो क्या रहा है, यूजीसी क्या करेगा, जो भी फॉरेन से बच्चा आ रहा है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए, उसको ये सर्टिफिकेट दे रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक लॉ के थ्रू आया होगा, तो यूजीसी एक्ट 1956 में ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो यूजीसी के पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है इसके अंदर, उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए वो स्टूडेंट एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे ये सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा। बट कुछ यूनिवर्सिटी में वो अभी भी अप्लाई नहीं कर सकता, जैसे मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आर्किटेक्चर। मतलब क्यों इन सब में वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये सब की अपनी पर्सनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की तरह देखा जाए तो लॉ के लिए अपने लिए क्या है, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका अपना काउंसिल बॉडी है जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। मेडिकल के लिए भी सेम अलग है। तो जो बेसिक एजुकेशन होती है जैसे बीए, एमए एक्सेट्रा, जो यूजीसी हैंडल करता है, इसमें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है, ना कि इन सब जगहों पे। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा, कहीं आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले तो। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, देखिए ये सब तो बात होगी बेसिक की, बट आजकल डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, तो यूजीसी ने बोला है कि हम इससे भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्रीज से अपना सर्टिफिकेट हासिल किया है जो कि यूजीसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, या फिर इंडिया के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है उसको नॉर्म्स को फुलफिल करता है, तो हम आपको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। बट कुछ अभी भी है, जैसे कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूजीसी ने उसको पहले ही अप्रूवल दे रखा है, या फिर यूजीसी के साथ पहले से उनका टाई अप चल रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट ड्यूअल डिग्री ले रहा है यूजीसी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ, उनको ये सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करने की ज़रूरत है अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। पहला तो जो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उस देश की, उस कंट्री की खुद की लॉ उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी मानती है कि नहीं, या फिर इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानती है कि नहीं, ये होना चाहिए। मतलब जिस कंट्री में आप गए हो उस कंट्री का खुद का वो खुद नहीं मान रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्यों आपको प्रोवाइड करेगा जब उस देश का ही कानून उसको यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट देने से मना कर दे रहा है। तो दूसरा, एंट्री लेवल में क्या होगा, आपको अपना क्रेडिट, थीसिस और इंटर्नशिप का रिपोर्ट देना होगा, जो कि ये लोग चेक करेंगे कि इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं। ऑफ शोर कैंपस, मतलब कि सपोज करो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने अपना भूटान में कोई ब्रांच ओपन कर दिया है, ठीक है। अगर हार्वर्ड को यूजीसी ने अप्रूवल दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका जो ब्रांच है भूटान में ओपन होगा तो उसको भी अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अब स्कूल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है कि मिनिमम आपको 12th, मतलब कि 12 साल, मिनिमम 12 साल तक आपको अपना स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। मतलब इंडिया में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कितने साल हो गए, 12 साल, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप कहीं पर भी पढ़ाई करें, बट आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल की एजुकेशन की बात की जा रही है, उसमें आपने कम से कम 12 साल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है कि नहीं, ये ज़रूरी है। अब ये पोर्टल की बात कर लेते हैं कि जो यूजीसी मेंटेन करेगा, इस पोर्टल पे आएंगे, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे फुलफिल करेंगे। देन एक स्टैंडिंग कमेटी इसे देखेगी जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट्स होगी, 10 दिन के अंदर बता देंगे आपको कि हाँ आप क्वालिफाइड है कि नहीं, और 15 दिन के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। आप उस पोर्टल पे जा करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब वो लोग जिन लोगों को जिनका जो ये अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया है, वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं अगेन। बट बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा है कि इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा जो वेरीफाई करेंगे, ये इस बार डिफरेंट यूजीसी की कमेटी बैठेगी। मतलब पहले जो कमेटी ने आपको रिजेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम वो कमेटी नहीं आ रही है, वो दूसरी कमेटी होगी जो आपका चेक करेगी कि क्या डॉक्यूमेंट सही में सही है कि नहीं। समझ रहे हैं, पहली बार में दूसरी, पहली कमेटी, सेकंड कमेटी, ये कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, दूसरी कमेटी बैठी हुई है वो आपकी हेल्प करेगी। अगर सपोज, ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्सन ने अगर रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अगर उसके पास जाएगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके रिजेक्ट करने के। अभी जो सिस्टम चला आ रहा है इतने टाइम से, वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU, ये चेक करता था। बट प्रॉब्लम ये था कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कि ये रजिस्टर्ड बॉडी थी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर डिपार्टमेंट वर्क करता था। यूजीसी ने इसको हटा करके अब ये पावर अपने हाथों में ले लिया है। अब ये हैंडल करेगा कि किनको सर्टिफिकेट देना है कि नहीं। पर्पस क्या है, जैसे मैं बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात किया गया था, जो इंडियन एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो इंटरनेशनलाइज करना है इसको, कि हमारा जो एजुकेशन है वो ग्लोबल लेवल पे या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करता है। एम्स क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अभी तक क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, एक वेल स्ट्रक्चर्ड देखने के लिए नहीं मिल रहा था, फेयर सिस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए यूजीसी आया हुआ है। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आज के डेट में हो रहा है, उसके साथ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको बराबरी पे लाने की कोशिश है, ठीक है। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है पीएम पोषण स्कीम से रिलेटेड। बेसिक्स देख लेते हैं फिर बताता हूँ ये न्यूज़ क्या है। इसे आप जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम, जीएस पेपर 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो। केस स्टडीज़ आ सकती है इससे रिलेटेड, ऐसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब बेसिक की बात करते हैं। फुल फॉर्म इसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, लॉन्च हुआ था 2021 में। ये रिप्लेस किया गया था मिड डे मील से। पहले आपको मिड डे मील हुआ करता था, आज के डेट में इसे बंद कर दिया गया है। इसके बदले में आज के डेट में पीएम पोषण अभियान चलाया जा रहा है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। टारगेट ग्रुप क्या है? जो बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं और कहाँ तक है, 8th क्लास तक, फर्स्ट से 8th क्लास तक है, उन लोगों को डेली एक टाइम का हॉट फूड प्रोवाइड किया जाएगा।
ये उन स्कूलों में प्रोवाइड किया जाएगा जो गवर्नमेंट के स्कूल है या फिर गवर्नमेंट जिन स्कूलों को सपोर्ट कर रही है, फंडिंग दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करना है बच्चों के बीच में। मतलब जो वो गांव वाले एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उन जगहों पे आपको वेस्टिंग के प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। वेस्टिंग क्या होता है? देखो 3-4 टॉपिक आपको पता है। वेस्टिंग, दूसरा हो गया स्टंटिंग, ठीक है। इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। वेस्टिंग हो गया कि आपका वेट कम होना आपके हाइट के कंपैरिजन में। स्टंटिंग आ जाता है आपका हाइट कम होना आपके एज के कंपैरिजन में, ठीक है। और क्या होता है? अंडर वेट। इसका तो ये सिंपल है, अंडर वेट नाम से ही पता चल रहा है, वेट कम होना आपके हाई, आपके एज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये जो पीएम पोषण अभियान है ये चलाया जाता है। और इससे एक और फ़ायदा है कि जो वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे कि हाँ, उनको पता है कि वो डेली अगर स्कूल जाएंगे तो उनको प्रॉपर मील मिलेगा, तो स्कूल अटेंडेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये स्कीम का दो मोटिव है, पीएम पोषण का दो मोटिव है। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, न्यूट्रिशन के हेल्प से क्या होगा? एजुकेशन भी मिल जाएगा उनको, कि डेली फूड मिलेगा, इसलिए वो लोग स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो उनको फूड प्लस एजुकेशन भी मिल जा रहा है। इससे एक और चीज़ प्रमोट हो रहा है, क्या? सोशल इक्वालिटी। कैसे? डेली उनको मील प्रोवाइड किया जा रहा है, रिगार्डलेस कि वो किस कास्ट से है कि या फिर किस बैकग्राउंड से है, सबको एक प्रॉपर मील दिया जाता है। और इससे जो लोकल फार्मर्स है उनको भी हेल्प मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो जो फूड चाहिए, सॉरी, जो वेजिटेबल्स चाहिए होगे, जो पल्स चाहिए होगे, ठीक है, जो बेसिक नीड है, वो सारा जो भी प्रोक्योर करोगे वो लोकल मार्केट से करोगे, लोकल फार्मर से करोगे। इससे यहाँ पे इनको हेल्प मिलता है। अब ये न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात क्या कर रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट, देखो इन्फ्लेशन चली आ रही है, ठीक है, तो 9.6% का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अप्रॉक्स 954 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जब पढ़ ही रहे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, वो बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, प्राइमरी का मतलब क्या? फिर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि 100 ग्राम इनको ग्रीन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, पर डे, ठीक है, पर डे की बात हो रही है यहाँ पे। अब फिर इसके बाद आ जाता है आपका, ये प्री प्राइमरी था, अब ये प्राइमरी, जो कि आपका शुरू हो जाता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। यहाँ पे 150 ग्राम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है पर डे। कुल मिला के जो मोटिव है वो है कि 700 कैलोरीज प्रोवाइड करना है बच्चों को, ठीक है। ये मिनिमम इतना सोच के गवर्नमेंट ये काम करता है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, न्यूज़ में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में होम मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया कि जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं, एनजीओ हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर किसी इंडिविजुअल को ये फंड मिला, तो उस पर्सन को ये फंड 4 साल के अंदर यूटिलाइज करना होगा। अगर नहीं यूज़ किया तो गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देगी, उस फंड पे। मतलब क्या, 4 साल बाद भी अगर वो फंड आपके अकाउंट में है तो गवर्नमेंट उसे फ्रीज कर देगी। ये पावर आती है गवर्नमेंट के पास FCRA के अंतर्गत आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसकी स्टोरी शुरू होती है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1976 का टाइम में। इस समय देश में थी इमरजेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को डर था उस समय के कि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर कोई डोनेशन के कारण इंडिया में जो सिचुएशन वो और ख़राब ना हो जाए, तब ये लेके आया गया। फिर फर्स्ट टाइम से अमेंड किया गया 2010 में। जो मेजर चेंजेस की गई है वो आपका अमेंडमेंट हुआ 2020 में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
इसमें बताया गया कि जो एक्सेप्टेंस होता है या फिर यूटिलाइजेशन होता है फंड का, वो कैसे किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये बोला गया, जो पहले से ही चली आ रही है 1976 से, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी जज या फिर कोई एडिटर हो, किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का कोई एडिटर है, ये लोग, या फिर कोई कार्टूनिस्ट है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या फिर कोई कैंडिडेट भी हो सकता है ना, इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो पर्सन हो गया, ये सब लोग फंड नहीं ले सकते। ये फॉरेन फंड्स ये लोग नहीं ले सकते हैं, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया इस फंड से लेने से। 2020 में अमेंड किया जाता है, इसमें भी कुछ चेंजेस लाई जाती है 2020 में। इसमें एक और पर्सन को ऐड कर देते हैं, पब्लिक सर्वेंट। ये लोग भी एनजीओ से फंड नहीं ले सकते, जो ये फॉरेन फंड्स आते हैं ये लोग इसे रिसीव नहीं कर सकते हैं। सेकंड चेंज आया, जो मैंने अभी बताया ना, ये एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इनको अगर फंड चाहिए, ये फॉरेन फंड्स चाहिए, तो इनको एक लाइसेंस चाहिए होगा, FCRA लाइसेंस, ठीक है। जिन लोगों के पास ये लाइसेंस होगा उन्हीं को ये फंड मिलेगा, और ये लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही होता है वैलिड, ठीक है, सिर्फ 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। सॉरी, ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि जो भी एनजीओ है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल, उसके जो की या फिर मैनेजर पोस्ट पे जो भी होगा, जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, प्लस उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के आधार कार्ड गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा इनको, ठीक है। ये लाया गया चेंजेस 2020 में। फिर बोला गया कि फोर्थ पॉइंट, कि पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी इंडिया के भी किसी भी देश में, सॉरी किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे आप अपना ब्रांच ओपन करा सकते थे बैंक अकाउंट का, और उसमें फ़ंड ले सकते थे। बट 2020 में चेंज आया इसमें बोला गया कि आपको SBI का अकाउंट खुलवाना है, और वो भी कहाँ पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच। इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही अगर आपका अकाउंट खुलेगा तभी ये फंड मिलेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट ये बोला गया, पहले क्या होता था कि अगर 100 रुपये फंड में आ रहा है, तो इसमें से 50 रुपये जो भी एनजीओ होता था वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया या फिर सैलरीज रिलेटेड चीज़ों में खर्च कर सकता था, और बाकी के जो 50 रुपीज़ थे वो बाकी वो जो चाहे, जो सपोज करो कोई एनजीओ है जो गरीबों को कपड़ा बांटता है, तो ये 50 रुपये वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता था। बट 2020 में चेंज आता है, इसमें बोला गया कि भाई आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। एनजीओ 50 से इसे 20% पे ला दिया गया। पहले कितना था, 50%, इसको डिक्रीज़ करके 20% ला दिया गया कि इतने फंड में आप लोगों को सैलरी दो, अपने ऑफिस का मेंटेनेंस वर्क हो या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो इतने ही फंड में आपको करना होगा। अभी मैंने जैसे बताया कि लाइसेंस मिलेगा आपको FCRA, ये जो लाइसेंस होगा ये 3 साल के लिए वैलिड है आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा ये 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल होने से पहले, मतलब 6 मंथ पहले ही आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होगा लाइसेंस के लिए। तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि ये कोई बेनामी तो नहीं है। सेकंड पॉइंट चेक करेगी, क्या ये फंडिंग रिलीजियस कन्वर्जन के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा। जैसे आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होगी, स्टोरीज इन द सेंस कि आपने पंजाब की एग्जांपल ले लो, बिहार का एग्जांपल ले लो, रिसेंट एग्जांपल है बिहार का। यहाँ पे क्या हुआ, जो कल होता है ना, आपने देखा होगा गांव में कल लगे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, फॉरेन फंड से कल को लगाया जा रहा था, हैंडपम्प को गाँव में, और वहाँ पर जो जिस गांव में लग रहा था वहाँ के ज़्यादातर लोगों को वो कन्वर्ट कर रहे थे कि हम आपको लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। ये चीज़ें देखने के लिए मिला कि एनजीओ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। या फिर कम्युनल टेंशंस तो नहीं क्रिएट कर रहे हो आप, और मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं है फंड का,
जो आपको मिला, जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ने 20% कर दिया कि ये इतना ही पैसा आप खर्च कर सकते हो अपने ऊपर, इससे ज़्यादा तो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और जगह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि एक पर्सन है जिसको ये FCRA लाइसेंस मिल गया, इसे फॉरेन से आया फंड, ठीक है, तो इसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। बट ये पर्सन क्या करता था, इसके पास लाइसेंस है, जो दूसरा आदमी है इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसको पैसा दे देता था। बट 2020 में ये भी चेंज ला दिया गया कि आपको फंड मिला है तो आप ही यूटिलाइज करो, ठीक है। आप किसी थर्ड पर्सन को ये पैसे नहीं दे सकते हो। मतलब फर्स्ट पर्सन वो हो गया जिसने पैसा ट्रांसफ़र किया, सेकंड पर्सन वो है जिसके अकाउंट में आया, थर्ड पर्सन मतलब वो तीसरा पर्सन जिसको आप पैसा दे रहे हो कि भाई मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, तुम भी इस पैसे का यूज़ कर लो, पार्टी करो, ठीक है। तो ये चीज़ें बैन कर दी गई है। तो उसी के अंतर्गत ये डिसीज़न लिया गया है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं इसे 4 साल के अंदर आपको यूटिलाइज़ करना है, नहीं यूटिलाइज़ किया तो गवर्नमेंट इसे 4 साल बाद फ्रीज़ कर देगी।